अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम IBMD केट 2024 केमिस्ट्री पोर्शन को सॉल्व करते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 56 क्वेश्चंस थे। उन 56 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो MCQ नंबर 1 था कि इन इथाइलिन मालिक्यूल्स के अंदर जो यहाँ पे इन्होंने 2.8 ग्राम जो दिया हुआ है मालिकुलर मास, मोलर मास इथाइलिन का, पूछ रहा था कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होते हैं। इथाइलिन का फार्मूला होता है कि C2H4, जो इथिन को हम नाम देते हैं किसका, एज इथाइलिन का नाम देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला निकालने का फार्मूला होता है कि N इज इक्वल्स मोलर मास और डिवाइड बाय मालिकुलर मास। तो यहाँ पे 2.8 ग्राम्स दिए हुए और इसको डिवाइड करेंगे इसके मालिकुलर मास 28 के साथ। तो क्योंकि कार्बन का एक का 12 होता है, टोटल 24 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन का तो 28 हो जाएगा। तो जवाब हमारे पास आएगा 0.1 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 0.1 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो था वो क्या था, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट MCQs की बात करें तो नेक्स्ट MCQs भी आसान MCQs था, सी चैप्टर में से था, जो पहले चैप्टर में से इन्होंने क्वेश्चंस दिया। वो कह रहा है कि 9.8 ग्राम ऑफ द H2SO4 dissolve excess amount of the water to ionize completely, how many number of ions it will be yield। तो ये एक मास बाय मास रिलेशनशिप पे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी है। सबसे पहले आप मास बाय मास निकालेंगे कि जब आप H2SO4 को एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ना लिखें, तभी आपकी मर्जी है। तो ये 2H पॉजिटिव आइंस रिलीज कर रहा है और प्लस में SO4 आइंस क्या करेगा, किस में से रिलीज भी करेगा, SO4 -2 आइंस। हमें किसके साथ काम है, H2SO4 और ये 2H प्लस आइंस के साथ। तो देखें मास बाय मास में गिवन मास दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे गिवन मास रखेंगे किसका, मोलर मास H2SO4 का होता है 98 ग्राम और इसका 2 ग्राम और 9.8 हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पे 9.8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और 98 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 0.2। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ आइंस चाहिए, ये पार्टिकल्स फॉर्म में। तो पहले आप इसको कन्वर्ट्स करें, किस में, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट्स करें। तो हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो इसके साथ करेंगे तो 0.1 जवाब आपका आ जाएगा यहाँ से। अब 0.1 को आप 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। आसान MCQs था, विद इन सेकंड्स वाला MCQs। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल के अंदर देखें केल्विन स्केल में आप सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो 273 के साथ सम करते हैं। तो 100 सेल्सियस क्या होती है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, प्लस में आप इसमें जो सम करेंगे 273 करेंगे तो जवाब आ जाएगा ये हमारे पास 373 केल्विन वाला। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट जवाब। बाद जो क्वेश्चन है कि द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सक्सेसिव कोलियन इज नोन एज। गैसेस वाले चैप्टर में से था कि जब एक गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलियंस करने के लिए जो एवरेज डिस्टेंस करवाते हैं वो कहलाता है हमारे पास मीन फ्री पाथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट MCQs की बात करें तो ये क्वेश्चन भी उसी चैप्टर में था कि द गैस लॉ इन विच प्रेशर कीप्ड कांस्टेंट इज नोन एज। ये होता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ एंड प्रेशर कांस्टेंट होता है। लेकिन जो बॉयल्स लॉ होता है उसमें वॉल्यूम इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के साथ होता है और वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो था वो यहाँ पे क्या था कि करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद दूसरा MCQ बिल्कुल आसान क्वेश्चन कि द प्रेशर 14.7 PSI इज इक्वल टू द। देखें जो 14.7 PSI होता है ये 1 ATM के बराबर होता है। 1 ATM बराबर होता है 14.7 PSI के, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के, 760 टार के, 101.325 पास्कल के, या 101.325 किलो पास्कल के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो था वो क्या था, करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQ था ये भी आसान MCQ था कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। देखें 4f ऑर्बिटल्स पूछ रहा है तो टोटल जो f ऑर्बिटल होता है इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। टोटल जो होते हैं इसमें टोटल जो हमारे पास है वो हैं 7 ऑर्बिटल्स। तो 7 ऑर्बिटल के हिसाब से आप इसको दे दें किसका हिसाब से 0, तो ये 7 हो जाएंगे। उसके बाद आप इसमें दे दें +1
और ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +3, ये -1 और ये -2 और ये -3। तो इसमें देखें कौन सा ऐसा है, तो ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन से ऑप्शन नंबर डी के 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन से होगा। उसके बाद जो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द, जो एटॉमिक मास होता है तो वो यूनिट इक्वल होता है किसके, देखें द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम या इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल भी नहीं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम, 1.6 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था वो क्या था कि करेक्ट ऑप्शन था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम जो होता है वो क्या होता है कि जवाब करेक्ट होता है इसमें। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं कि इन केनिज़ारो रिएक्शंस के अंदर फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ रिएजेंट्स। देखें केनिज़ारो के अंदर एक फॉर्मल्डिहाइड्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाकर ये सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशंस करते हैं। तो यहाँ पे केनिज़ारो में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है कि यूज़ होता है केनिज़ारो रिएक्शंस के अंदर। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स होता है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स होता है। तो इसका रिएक्शंस करवाया जाता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। ये रिएक्शंस आपने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप में, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था ये भी इस एमसीक्यूज के अंदर एक मिस्टेक रखी हुई है। कौन सी मिस्टेक तो नहीं है, करेक्ट जवाब है, लेकिन की में मिस्टेक इन्होंने दी है। वो कौन सी की में मिस्टेक है कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड्स एंड PCl3। जो एक होता है आयोडीन क्लोराइड्स ICl3 और जो PCl3 होता है, इन दोनों का शेप एक ही है जो ट्राइगोनल पैरामिडल, लेकिन की में ये मिस्टेक है। ये आप लोग अभी जल्दी में से जल्दी क्या करवाएं, करेक्ट करवाएं। तो PCl3 का ट्राइगोनल पैरामिडल होता है और जो ICl3 का होता है शेप वो भी हमारे पास क्या होता है, ट्राइगोनल पैरामिडल होता है। इसके पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्फोरस के पास क्या होता है कि 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो PCl3 का तो सिंपल ट्राइगोनल पैरामिडल होता है, ICl3 का भी ट्राइगोनल पैरामिडल, लेकिन टी शेप हम इसमें कहते हैं। जो वेस्पर थ्योरी के हिसाब से हम इसको टी शेप कहते हैं, लेकिन जवाब क्या होगा कि दोनों का करेक्ट होगा। तो उन्होंने की में पता नहीं क्यों गलत लिखा, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मोर आइडियल बिहेवियर। अच्छा, इसमें और भी ऑप्शंस थे, लेकिन जो हीलियम होता है ना उसके पास सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर होते हैं, आइडियल गैसेस करेक्टर्स होते हैं। किसकी वजह से, इसकी साइज़, इसका सिंपलेस्ट गैस है, मास इसका कम है, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इसके पास बिल्कुल कम है, जो जेड का वैल्यू होता है वो 0 के करीब आता है, बिल्कुल आता है। तो इस हिसाब से ये जवाब क्या होगा कि करेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज आसान एमसीक्यूज था कि जो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबाल्स। तो इन डायमंड के अंदर कार्बन एटम जो होता है कोवलेंटली बॉन्डेड होता है किसके साथ, 4 अदर कार्बन के साथ। तो वहाँ पे कार्बन अगर 4 अदर कार्बन के साथ कनेक्टेड है, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो sp3 हाइब्रिडेशंस होती है, और sp3 की जो बॉन्डिंग होती है 109.5 होती है। तो ये ऑप्शंस क्या था यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शंस था। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज बिल्कुल आसान एमसीक्यूज कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स को दूसरा नाम कौन सा देते हैं। देखिए लंदन डिस्पर्शन फोर्स को डायपोल डायपोल इंड्यूस फोर्स कहा जाता है, इसको दूसरा नाम आप ये देते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स को। वंडरवाल फोर्स भी कहते हैं, लेकिन वंडरवाल फोर्स ऑप्शन नहीं था, तो डायपोल डायपोल इंड्यूस फोर्स हम इसको कहते हैं। ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, बिल्कुल वीक होता है, तो इस वजह से डायपोल डायपोल इंड्यूस फोर्स भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि पार्टिकल्स इन सॉलिड्स हेल्ड टुगेदर टाइटली पैक्ड बिकॉज ऑफ। देखें सॉलिड मॉलिक्यूल्स हमेशा टाइटली पैक्ड इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो ऑप्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वहाँ पे वो क्या था कि करेक्ट ऑप्शन था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है किसमें, सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था बिल्कुल आसान एमसीक्यूज ये दिया हुआ था इसमें एस ब्लॉक वाले चैप्टर में से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी और ये डिपेंड्स अपॉन द साइज। जो चार्ज डेंसिटी के साथ इसका हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चार्ज डेंसिटी के साथ। हाइड्रेशन एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट होता है किसके साथ, साइज के साथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा, सोडियम के पास +1 चार्ज है और सीजियम के पास +1 चार्ज है, +2 नहीं है +1 है, तो ये तो होंगे ख़त्म। अब मैग्नीशियम पे +2, स्ट्रांशियम पे +2, तो मैग्नीशियम की साइज़ कम होती है तो इस वजह से उसके पास हाइड्रेशन से एनर्जी ज़्यादा होगी, वो वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी कम होती है। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था
कि विच ऑर्बिटल्स फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अच्छा, ये चीज़ आपको बता दूं कि जो आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं पहले उन ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद उनमें जिनकी एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे 5a से 5p है, 6p, 5d है, 6s। तो आपको यहाँ पे L+1 वाला रूल भी यूज़ करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है वो करें ना करें। तो जो 5a से इसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल कम होती है, किसकी वजह से? क्योंकि इसका जो अगर n+l यूज़ करते हैं, n प्लस में l रूल, तो ये यहाँ पे हो जाएगा कि n का 5a और प्लस में 0, तो हमारे पास जवाब आएगा 5। और वहाँ पे 6, ये जो हमारे पास है 5 जो है क्या है कि 5p है, तो वहाँ पे 5 तो यूज़ करेंगे, प्लस में जो p का होता है वो होता है 2, तो हो जाएगा हमारे पास 7, ज़्यादा हो जाएगा, 5d का भी ज़्यादा, 6s का भी ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए जो था वो क्या था यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर इज 28, किसकी बात कर रहा है? निकल की बात कर रहा है। निकल का 28 एटॉमिक नंबर होता है। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन, जो निकल के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड, भले आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। तो वहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 था वो क्या था? ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट था कि निकल के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, लास्ट जो होती है 4s क्या होती है K2, और 3d क्या होती है K8 होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो डी में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, तो ये 2, ये 3, उसके बाद ये 4 हो गए, तो इसके बाद ये 5 हो गए इसके। तो एक इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, ये तीसरा, ये चौथा या पांचवा, आखिरी शेल आप इसमें से मिटा दें, ये शेल आप इसमें से मिटा दें, हटा दें। उसके बाद ये 6, ये 7, उसके बाद हमारे पास ये 8, तो 8 हो गए। बाकी ये जो 2 होते हैं ये क्या होते हैं कि अनपेड होते हैं इसके पास। उसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो वो भी बिल्कुल आसान एमसीक्यूज था कि नाइट्रेशंस ऑफ द बेंजीन विच इलेक्ट्रोफाइल यूज। मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि जो बेंजीन के रिएक्शंस हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं सारे रिएक्शंस में। और जो 4-5 रिएक्शंस बुक में 4-5 में से क्वेश्चन पूछे गए कि जब आप बेंजीन का रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, कि बेंजीन का रिएक्शंस करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है कि बेंजीन ऑफ नाइट्रोफाइल, इसमें जो नाइट्रेशन बेंजीन में वो होता है NO2 पॉजिटिव, ये नाइट्रिक एसिड में से प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो जाता है? नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये नाइट्रेशंस में नाइट्रोबेंजीन क्या होता है कि बनता है, फर्दर नाइट्रोबेंजीन की जब आप रिडक्शन करवाते हैं तो एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं? रिएक्शंस करवाते हैं। तो सिंपल बात यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है कि NO2 प्लस क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज था केमिकल इक्विलिब्रियम में से, चैप्टर में से, कि जब N2 को O2 के साथ रिएक्शन करवाया तो 2Na बना। बताएं कि इसका यूनिट्स क्या होगा। देखें ना, ये आप Kc रखेंगे, Kc इज इक्वल्स क्या होता है? प्रोडक्ट अपन में रिएक्टेंस, तो ये NO और इसका ऊपर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे N2 आप रखेंगे पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे O2 रखेंगे पावर क्या हो जाएगा? 1। तो ये 2 और 2 में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, जवाब बचेगा 0। तो यहाँ पे हैज़ नो यूनिट्स, इसका कोई भी यूनिट्स नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था इसी चैप्टर में से केमिकल इक्विलिब्रियम में से कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द AgCl डिक्रीज बाय एडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट में से एमसीक्यूज था कि अगर आप सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है कि क्लोरीन नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। और जब हमारे पास ये Ag है, AgCl को आप ब्रेक डाउन करवा रहे थे तो ये एक पहले ही हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा था, तो आपने क्या कर दिया? दोबारा क्लोरीन आयंस यहाँ पे ऐड कर दी, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाती है। जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये बैकवर्ड डायरेक्शंस कर देगा, तो इसकी जो डिक्रीज हो जाएगी क्या, सॉल्युबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो कॉमन आयन इफेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर जो सोडियम क्लोराइड था वो क्या था? करेक्ट जवाब था इसका। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है कि इन केमिकल रिएक्शंस, ये थर्मोडायनामिक में से क्वेश्चन था आखिरी टॉपिक्स में से, कि इन केमिकल रिएक्शंस कैन बी ब्रो अबाउट द मोर देन वन पाथ वे नेट इंथैल्पी चेंज जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। मतलब कि आप एक से ज़्यादा रिएक्शंस करवा रहे हैं, एक से ज़्यादा मतलब जैसे मैं एक रिएक्शंस करवा रहा हूँ, एक कार्बन को रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ तो CO बना, और CO को मैंने रिएक्शन करवाया तो क्या बना? CO2 बना। तो ये 2 स्टेप थे। अगर मैं दोबारा एक CO2 को रिएक्शन करवा दूँ डायरेक्ट CO2 बने, तो जो इस मल्टीपल स्टेप और जो ये यूनि स्टेट था, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है कि सेम होती है। ये हम कहते हैं हिसेस लॉ को। तो ऑप्शन नंबर हिसेस लॉ जो था वो क्या था? यहाँ पे करेक्ट जवाब था। उसके बाद कि ये अभी मैंने इस टेस्ट से पहले ये पूरा का पूरा चैप्टर दे दिया था इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है वो रिडक्शंस होती है, इट अकर कहाँ पे? तो ये होती है कैथोड, नेगेटिव पार्ट के ऊपर रिडक्शंस होती है। तो जो हमारे पास कैथोड होता है उसके ऊपर क्या होती है कि रिडक्शंस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस में। एनोड पे क्या होती है कि ऑक्सीडेशंस होती है। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो।
उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अमाइनो एसिड आर लिंक्ड इन प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड में पेप्टाइड बांड्स होता है और वो पेप्टाइड बांड्स बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन से होता है। कंडेंस करते हैं किसको, दो अमाइनो एसिड्स को आपस में कंडेंस करते हैं तो एक प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या होता है कि अमाइनो एसिड का फार्मूला होता है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होगा और दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा होगा, ये ग्रुप होता है। तो ये दो ऐसे अमाइनो एसिड को आपस में कंबाइन करके बाय द कंडेंसेशन करके एक पेप्टाइड बांड्स में क्या करते हैं, लिंकेज करते हैं तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो कंडेंसेशन वहाँ पे जवाब क्या था, करेक्ट जवाब था। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू द असाइल क्लोराइड इफ दे आर ट्रीटेड विथ। तो ये सल्फोनाइल क्लोराइड्स होता है, यहाँ PCl3 होता है। तो यहाँ पे PCl3 तो जवाब नहीं था, तो लेकिन SO2Cl2 था। इसके हिसाब से ये हमारे पास क्या होगा कि ये रिएजेंट्स आप यूज़ करके एक कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट्स करते हैं किसमें, असाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट्स करते हैं। तो PCl3 भी जवाब करेक्ट होता है, SO2Cl2 भी जवाब करेक्ट होता है, SOCl2। तो यहाँ पे तो PCl3 नहीं था, तो ये जवाब क्या है कि करेक्ट जवाब था यहाँ पे। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि द आयुपिक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का आयुपिक नेम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जो TNT जिसको हम कहते हैं। पिक्रिक एसिड का ये फार्मूला है कि ये हमारे पास होता है ट्राई नाइट्रो होता है। तो इसमें कौन सा, एक यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कहलाता है कौन सा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कहलाता है। ट्राई नाइट्रोफिनोल OH यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये कहलाता है हमारे पास कौन सा, पिक्रिक एसिड कहलाता है। इसका आयुपिक नाम पूछा था, 3 आयुपिक नेम पूछे थे। तो ये आयुपिक नाम बड़ा कम मतलब कि कॉमन भी होता है, सिंपल भी होता है, आसान भी होता है, बच्चों को आसानी से एमसीक्यूज करके आते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन हमारे पास कौन सा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि जो रिएजेंट्स विच डिफरेंटिएट अल्कोहल एंड फिनोल, जो अल्कोहल और फिनोल को डिफरेंट मतलब डिस्टिंग्विश देश के रहा है, कौन सा रिएजेंट जो होता है वो इनको अलग करता है, वो होता है न्यूट्रल FeCl3 जो होता है। ये क्या करता है, इनको रिएजेंट्स इनको डिफरेंटिएट करता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद दूसरा हमारे पास वेस्पर थ्योरी में से क्वेश्चन दिया गया कि फोर्स ऑफ रिपल्शन इज ग्रेटर बिटवीन। तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन करता है तो वो सबसे ज़्यादा रिपल्शन होती है। उसके बाद होती है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन करे, बाद में होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर को जब क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। तो यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन करते हैं लोन पेयर को, वो सबसे ज़्यादा रिपल्शन करते हैं। ये जवाब यहाँ पे करेक्ट था। उसके बाद क्या है कि जो दूसरा एमसीक्यूज यहाँ पे पूछा गया कि इन इथाइलिन के अंदर हाउ मेनी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे इथाइलिन का है ना, इथाइलिन मॉलिक्यूल्स ये होता है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से ये भी हाइड्रोजन से ये भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जस्ट एक हमारे पास जो ये PZ ऑर्बिटल्स होता है वो अनहाइब्रिडाइज होता है। तो जस्ट हमारे पास PZ ऑर्बिटल्स क्या है कि अनहाइब्रिडाइज है, क्योंकि अगर इथीन की बात करता है तो 2 है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो इथाइलिन के अंदर जस्ट 1 जो होता है वो क्या होता है कि अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होता है। तो प्रीवियस में इसकी इथाइलिन की हाइब्रिडेशन पूछी गई थी, तो अब जो इन्होंने पूछी वो इन्होंने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा। मतलब यही क्वेश्चन से जो बार बार रिपीटेड होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया सिग्मा बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बाय व्हिच ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड्स जो बनते हैं या तो लीनियर ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, या तो आप इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट लीनियर ओवरलैपिंग था, तो ये क्या हो जाएगा, जवाब करेक्ट हो जाएगा। जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, पाई बॉन्ड्स बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं वो। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था वो ये था कि इन हेबर प्रोसेस के अंदर रेशो ऑफ हाइड्रोजन गैस इन नाइट्रोजन गैस इनटू द रेशो 1.3 रेशो होता है। कैसे कि हम N2 को रिएक्शंस करवाते हैं किसके साथ, 3H2 के साथ। तो आप बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस यूज़ करेंगे, 2NH3 फॉर्मेशंस बनती है। तो यहाँ पे जो रेशो होता है 1.3, क्योंकि नाइट्रोजन का रेशो 1, हाइड्रोजन का रेशो 3 है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये रेशो होता है किसका, इस हेबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया फॉर्मेशंस में जो रिएक्शंस करवाते हैं। वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शंस। देखिए वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, एक स्टेट फंक्शंस होता है, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू फाइनल कंसंट्रेशन V1 और ये V2 पे यूज़ करता है। जो हीट होती है वो भी स्टेट फंक्शन से, जो यहाँ पे प्रेशर होता है, कंसंट्रेशन होती है, वो भी क्या होता है ये इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड्स करता है। वर्क डन जो होता है वो स्टेट फंक्शंस नहीं होता, वो पाथ फंक्शंस होता है। जो मतलब जो पाथ पे डिपेंड्स करें, डिस्टेंस पे डिपेंड करें, वो पाथ फंक्शन। जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड्स करें, जैसे T1 T2 होता है, तो वो डिपेंड्स करते हैं किसके ऊपर, स्टेट फंक्शंस के ऊपर। तो वॉल्यूम क्या होता है, एक स्टेट फंक्शंस होता है। आसान क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था यहीं पे कि प्रीवियस में मीथेन का पूछा गया था, तो अभी इन्होंने मिथेनॉल का पूछ लिया। तो मिथेनॉल का मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर आप हाइब्रिडेशंस भी बता देंगे। कार्बन के साथ OH होता है और इसके साथ बाकी 3 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो देखें 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन की पूछ रहा है,
तो ये sp3 टेट्राहाइड्रल फॉर्म में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है कार्बन, जिसमें सिग्मा बॉन्ड्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि जो साइंटिस्ट फ्रीडल क्राफ्ट ने परफॉर्म किया था कौन सा रिएक्शंस अल्काइलेशंस की थी इन्होंने, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें क्या करता है वो यहाँ पे बेंजीन के साथ रिएक्शंस करवाता है कि बेंजीन का रिएक्शंस किसके साथ यहाँ पे रिएक्शंस करवाएगा CH3Cl के साथ, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl के साथ। तो इसमें से क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है टोलिन कंपाउंड्स। ये मैंने प्रीवियस में देखे ना, सारे के सारे आए हैं, टोटल के टोटल्स बेंजीन के रिएक्शंस के एमसीक्यूज लाजमी पूछे गए हैं। तो इसको नाम देते हैं किसका, एज अल्काइलेशंस का। दूसरा होता है असाइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशंस कहलाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पे कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान उसी चैप्टर में से, मतलब देखिए सेम टॉपिक कम से कम 5 है, 4 रिएक्शन से चारों के चारों में से क्वेश्चन पूछा गया। इन क्लोरिनेशंस ऑफ द बेंजीन विच रिएजेंट्स यूज, तो क्लोरिनेशंस में FeCl3 यूज करते हैं, लेविस एसिड यूज करते हैं, AlCl3 यूज करते हैं। तो यहाँ पे FeCl3 जवाब क्या था, बिल्कुल करेक्ट जवाब था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चंस इसी में से था कि बेंजीन के रिएक्शंस में से कि जो कैटालिटिक हेलोजिनेशंस करवाते हैं बेंजीन की, तो गिव करता है, ये क्या देता है। अगर आप बेंजीन का रिएक्शंस करवाएं Cl2 के साथ, किसके साथ, Cl2 के साथ, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट कौन सी, प्लेटिनम, ये यूज़ करते हैं, निकल की यूज़ करते हैं, तो ये कन्वर्ट्स हो जाता है किसमें, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट्स हो जाता है। सारे जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे आप लेविस एसिड यूज़ करते हैं तो ये क्लोरिनेशंस हो जाती है, हेलोजिनेशंस हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, आपको फॉर्मेशंस करके देगा। लेकिन वही रिएक्शन सेम का सेम एक ही रिएक्शंस में दोनों में पूछे गए। कितना आसान पेपर है, फिर भी आप अच्छी मार्क्स ना लें फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज़ें तो सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटा डायरेक्टर, तो इसमें जो NO2 था वो मेटा डायरेक्टर था। मेटा डायरेक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड्स हैं कि डबल बॉन्ड्स ऑक्सीजन का, डबल बॉन्ड्स ऑक्सीजन का, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट तो नहीं कर सकता, नाइट्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आती है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टर होता है ये। तो NO2 इज अ मेटा डायरेक्टर, आसान है। क्वेश्चंस यहाँ पे है वो यही है कि इन इथाइल अल्कोहल के अंदर व्हेन रिएक्ट विथ SOCl2 टू फॉर्म, तो इथाइल क्लोराइड की क्या होती है कि फॉर्मेशंस होती है। हमेशा याद रखें कि अगर PCl3 के साथ रिएक्शंस करवाएं या PCl5 के साथ रिएक्शंस करवाएं या SO2Cl2 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाएं, हमेशा अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशंस होगी। फिर वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अल्काइल हैलाइड हमेशा ही क्या होता है कि बनता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs था कि नेक्स्ट MCQs ग्रिग्नार्ड रीजन में से, पहले भी ये इनमें से कम 3 MCQs आए ग्रिग्नार्ड रीजन में से, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का ये फार्मूला होता है R और ये Mg, और यहाँ पे क्या होता है X होता है। अगर आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ तो ये कन्वर्ट्स हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट्स हो जाता है। R और कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड्स ऑक्सीजन का, और यहाँ पे क्या होता है OH बनता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशंस करके देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, कीटोन के साथ करवाएं, तो कीटोन टर्शियरी अल्कोहल देता है, और जो फॉर्म अल्डिहाइड होता है वो प्राइमरी अल्कोहल देता है, और जो एसिड अल्डिहाइड्स होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जो आपको आगे वाले टेस्ट में याद रखने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs था वो सेम इसी में से रिएक्शन किया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ, तो अभी इन्होंने खुद ही बात की कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसको उल्टा कर दिया, मतलब एक ही MCQ को 2 बार दे दिया, तो और क्या करें अब ये वाले आप लोगों के साथ, इतना तो वो आसानी कर रहे हैं, मतलब 2 MCQ सेम का सेम वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो ये क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि फॉर्मेशंस होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो मतलब कि मेरिट वाली टेस्टें होती हैं ना, जिनमें कॉपी करने का कोई कैसे, वो हमेशा आसान पेपर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों मेरे जो पहले कॉपी कर पे आए हैं, काफ़ी ज़्यादा की वगैरह के सिस्टम पे आए हैं, अभी जो करेंगे उनके लिए थोड़ा टफ होगा, तो वो कुछ ज़्यादा स्कोर्स लें, उनका जो है वो ना गिर जाए कि बच्चों का टेस्ट बिल्कुल फेल हो गए सारे के सारे, तो ऐसा ना हो। तो इस वजह से वो आसान टेस्ट देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइहाइड्रिक फिनोल, ट्राइहाइड्रिक फिनोल को पैरोगेलोल का नाम देते हैं। ट्राइहाइड्रिक फिनोल जो होता है ये अल्कोहल 3 ग्रुप आप लगा दें इसमें, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH ग्रुप जो लगा होता है, ये ट्राइहाइड्रिक फिनोल को आप इसको कहते हैं कि पैरोगेलोल का नाम देता है, इसका जो कॉमन नेम होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQ था
कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान। हाउ मेनी एक्टिव सेट ऑफ द पेयर इलेक्ट्रॉन्स, किसके पास, एक सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन के पास। देखें ना, एक्टिव सेट कह रहा है ना कि ये बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स होते हैं, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये आखिरी शेल वाले एक पेयर, ये इसमें एक पेयर इसमें, तो 4 पेयर होते हैं इसके पास। ये 4 पेयर हैं एक्टिव सेट ऑफ पेयर्स। तो 4 यहाँ पे जवाब क्या था, करेक्ट जवाब था इसमें। काफ़ी बच्चे 2 करके हैं, लेकिन 2 यहाँ पे गलत होगा। 4 पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि इसमें सेंट्रल एटम के पास होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था वो ये था कि विच ऑर्बिटल इज द मोर एनर्जी। मोर एनर्जी किन की होती है, जिनके पास n+l रूल का वैल्यू क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ना कि जो 4d है, इसमें आप 4 प्लस में क्या करेंगे कि अच्छा ऑर्बिटल एनर्जी लेवल के हिसाब से पूछ रहा है, तो 6p क्या होगा कि यहाँ पे करेक्ट होगा। 6p जो शेल है, फर्स्ट शेल की, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स शेल की सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होगी, क्योंकि यहाँ से इंक्रीज होती है एनर्जी। तो ये जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसके बाद n=3, l=2, वो 4 ऑर्बिटल्स देखें ना, n=3 है, l=2 है आपसे, और ऑर्बिट पूछ रहा है। तो l जब हमारे पास 2 है तो l=2 होता है कौन सा, p सबशेल, सॉरी d होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सबशेल्स होता है, क्योंकि s के लिए l क्या होता है 0, p के लिए l क्या होता है k1, डी के लिए l क्या होता है 2, एफ के लिए l क्या होता है कि 3 होता है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज था वो ये था कि व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। तो सेकंड ग्रुप की बात करा, जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है क्योंकि इस मैग्नीशियम की +2 चार्ज है और नाइट्रोजन की -3 है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए 6 करने के लिए 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये फार्मूला होता है M3 और ये N2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी वो होती है साइज के ऊपर डिपेंड्स करती है। तो एच है मोर एसिड होता है, और उसके बाद ये होता है HBr एसिड होता है, क्योंकि जो H+ आयंस रिलीज करे, बॉन्ड एनर्जी H में काफ़ी है, बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो H+ आयंस रिलीज ही नहीं करेगा। उसके बाद HCl होगा, उसके बाद क्या होगा कि HF होगा। तो H जो आयोडीन आता है, H आयोडीन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था वो ये था कि इन विच रिडक्स रिएक्शंस ओनली फंक्शंस अकर। तो 4-5 ऑप्शंस थे, इनमें जो रिडक्स रिएक्शंस में जो रिडक्शंस हो रही थी वो इसकी हो रही थी, Fe+3 में से Fe2+ जो था, रिडक्शंस पूछ रहा था ये कि जो यहाँ पे रिडक्शंस लिखी हुई है। तो आयरन में +3 में है, 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाया तो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, तो ये जवाब यहाँ पे क्या था, करेक्ट जवाब था। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द एस ब्लॉक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि लिथियम भी एस ब्लॉक में से, सीजियम भी एस ब्लॉक, मैग्नीशियम भी एस ब्लॉक में से, लेकिन आयरन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन था जनरल फार्मूला ऑफ अल्किन्स। अल्किन के लिए ये जनरल फार्मूला होता है। अल्किन के लिए क्या होता है, CnH2n+2 होता है अल्किन के लिए। जो अल्काइंस होते हैं उनके लिए फार्मूला होता है CnH2n-2। तो ये जवाब यहाँ पे ये क्या था, करेक्ट जवाब था। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज था वो कह रहा था कि मॉलिक्यूल एक्सेप्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड्स फंक्शनल ग्रुप। तो ये था मेटामेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन पूछा गया है। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि आप फंक्शनल ग्रुप के साइड में उस साइड में क्या करें, मतलब जैसे ऑक्सीजन है यहाँ पे C3 लगाएं और साइड में आप C2 लगाएं, तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होती है। इसको हम नाम देते हैं किसका, एज मेटामेरिज्म का नाम देते हैं। मेटामेरिज्म में ये कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट, हाँ तो कुछ यही 50 क्वेश्चंस मेरे पास जो थे वो मुझे मिले, बाकी 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे नहीं मिले, तो उनको मैंने सॉल्व नहीं किया। अगर वो 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो मैं आपको सिंपल वो यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश पोर्शन को क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। तो कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इनमें कहीं पे भी मिस्टेक नज़र आ रही है तो वो भी आप कमेंट में बता देना, किसी भी जवाब के अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो बता देना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि उनको ये वीडियो मिल सके।